गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में मैं साइंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर आई थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। आज के वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 to 20 डिस्कस करूँगी। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन का सीरीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चूज़ दी हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग द प्लांट शूट टुवर्ड्स द सनलाइट। तो कौन सा हार्मोन है जो प्लांट को सनलाइट की तरफ बेंड करने में हेल्प करता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है ना, वो फोटोट्रोपिज्म में हेल्प करता है, प्लांट को जो है ना सनलाइट की तरफ मूव कराता है। ठीक है, जनरली ये शूट टिप पे होता है। ठीक है, और प्लांट की तरफ मूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑल्दो द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स हुज सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। एग्जाम्पल ऑफ दिस इज, तो देखो जेनेटिकली जीन से डिटरमाइन होता है सेक्स। ठीक है, XX क्रोमोसोम फीमेल में होते हैं और XY मेल में होता है। ठीक है, मेल स्पर्म में जो है ना X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं और ओवा में X क्रोमोसोम होता है। तो वहीं अगर मान लो कि कोई स्पर्म जिसमें X है, अगर वो फीमेल के ओवा से X से फ्यूज़ हुआ तो गर्ल चाइल्ड होगी, गर्ल चाइल्ड हो जाएगा और हो जाएगी। अगर मान लो Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम से जुड़ेगा तो बॉय चाइल्ड होगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेक्स जो है ना जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है? तो देखो यहाँ पर लिजार्ड, ह्यूमन, डॉग और स्नेल। तो देखो लिजार्ड, ह्यूमन और डॉग, इसमें तो जेनेटिकली डिटरमाइन होता है, बट जो स्नेल है ना वो हार्मोफ्रोडाइट होता है। हार्मोफ्रोडाइट वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो मेल की तरफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल दोनों ही ऑर्गन होता है, दोनों ही सेक्स होता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है कि लाइट रिफ्रैक्शन ऑन मिरर इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे आप देखो एक प्लेन मिरर दिया गया है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है और इंसिडेंट रे फॉल कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे वापस जा रहा है और नॉर्मल हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे मिरर के। तो पूछ रहा है कि व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फिगर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करेगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो तीनों का होना चाहिए। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है बट नॉर्मल दिया नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा करेक्ट। बी देखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और साथ साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। क्वेश्चन सी देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो यहाँ रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि ये प्लेन मिरर है। रिफ्रैक्शन हम लोग तब लेते हैं जो कोई ट्रांसपेरेंट जैसे कि ग्लास स्लैब हो गया या वाटर हो गया। ठीक है, दो डिफरेंट मीडिया होता है तब रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ तो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन सी वैसे ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि सीता स्टडीड इन हर बायोलॉजी लेक्चर that plants produce oxygen during the process of photosynthesis as a byproduct and give out oxygen during the day, whereas plant produce carbon dioxide during respiration and give out carbon dioxide during the night. Do you agree with this, that all the plants gives O2 during the day and CO2 during the night? Yes, this is correct. देखो प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके दौरान प्लांट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करता है लाइक ह्यूमंस। ठीक है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इतना ज़्यादा होता है कि वो ऑक्सीजन इतना ज़्यादा रिलीज कर देते हैं ना कि CO2 की मात्रा ऑक्सीजन के कंपेयर में काफ़ी कम हो जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने डे टाइम में रिलीज़ किया है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो फर्दर वो ले लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना डे टाइम में नेग्लिजिबल माना जाता है प्लांट के द्वारा। सो हम लोग डे टाइम में सिर्फ ऑक्सीजन ही हमें लगता है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही रिलीज हो रहा है। एक्चुअली ऑक्सीजन जो है ना वो फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होगा ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ड्यूरिंग द नाइट ऑल्सो। ड्यूरिंग द नाइट देयर इज नो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज नो लाइट इज देयर ड्यूरिंग द नाइट। तो ड्यूरिंग द डे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है रेस्पिरेशन के दौरान वो वापस से प्लांट फिर से ले लेता है फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का
दिन में हम लोग जिक्र नहीं करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन का जिक्र करते हैं. वेर इज एट नाइट देर इज नो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो प्लांट ओनली गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द नाइट. ठीक है, सो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यस. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर व्हेन अ करंट ऑफ 20 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट फॉर 3 मिनट्स. तो देखो क्या है ना कि हमें अमाउंट ऑफ चार्ज को कैलकुलेट करना है और करंट इन्होंने दिया है और टाइम भी दिया है 3 मिनट्स. टाइम को 3 मिनट्स को सबसे पहले हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 3 इंटू 60 दैट इज़ 120 सेकेंड्स. ठीक है, करंट 20 एम्पियर करेक्ट है. अब हमें चार्ज को निकालना है. तो देखो करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम हमें पता है. ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी कर सकते हैं. और देखो करंट हमारा 20 एम्पियर है और टाइम हमारा 120 सेकेंड है, तो 20 एम्पियर इंटू 120 सेकेंड दैट इज 3600 कूलम चार्ज हो जाएगा. सो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 15 क्वेश्चन के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट को कौन डिफाइन कर रहा है. तो देखो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. ये हमारा यही डेफिनेशन एक्चुअली सही है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं. 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड. देखो पर सेकेंड एक ही कूलम चार्ज फ्लो करेगा ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है. पर सेकेंड बहुत सारे चार्ज फ्लो कर सकते हैं. सो ऑप्शन बी तो ऐसे ही इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी देखो, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. इन्होंने हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए. तो करंट में को डिफाइन करने के लिए हमें अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम, ना कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा. सो ऑप्शन सी गलत है. ऑप्शन डी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर मिनट. देखो 1 मिनट में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो करंट क्या प्रोड्यूस होगा. ऑप्शन डी तो वैसे ही रॉन्ग हो गया. सो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है 16 क्वेश्चन के लिए. नाउ हम लोग एजर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन देखेंगे. चलो लेट अस सी एजर्शन एंड रीजन. एजर्शन ए, हाइड्रोजन इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. सी हेयर, हाइड्रोजन जो है ना वो एक्चुअली एक नॉन मेटल है, लेकिन इसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में करते हैं इंक्लूड. ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था. कैटरीना ने कार मांगी अल्टो. जिंक आयरन के 3 पब हैं. ठीक है, कॉमर्स सिर्फ गोल्ड 3 पब है. ठीक है, हाइड्रोजन वहाँ पे आता है. तो हाइड्रोजन इज इंक्लूडेड इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. रीजन देख लो, लाइक अदर मेटल्स हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन. हाँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाता है लाइक मेटल्स विल ऑल्सो लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस. सो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है. सो फॉर दिस क्वेश्चन ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट. ठीक है, नाउ ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा 17 का. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड अ नाइट्रिक एसिड डज नॉट इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस. जी ये तो सही है कि कोई भी मेटल जो है ना वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं कर सकता है, सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़कर. मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसे मेटल है जो नाइट्रिक एसिड से कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे. बट डिफरेंट अदर मेटल्स अदर दैन मैग्नीशियम एंड मैग्नीज दे विल नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस वाइल रिएक्टिंग विद द नाइट्रिक एसिड. ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है बिल्कुल. नाइट्रिक एसिड इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हाँ, नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो जो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है ना आफ्टर द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द नाइट्रिक एसिड, वो हाइड्रोजन गैस H2 गैस फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रिक एसिड के द्वारा और वाटर रिलीज हो जाता है. सो जो भी मेटल प्लस मेटल और नाइट्रिक एसिड को मिक्स करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा. हाइड्रोजन गैस की बदले मिल जाता है वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और वाटर रिलीज हो जाता है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है कि बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 19. A genetist crossed 2 plants and got 50% plant with white flowers and 50% flower 50% with red flowers. ठीक है, तो कोई जेनेसिस्ट है, उनको 50% टॉल और 50% वाइट और 50% रेड फ्लावर्स मिला. कैसे मिला अब हम लोग देखेंगे कि 1 प्लांट इज हेट्रोजाइगस फॉर द ट्रेट एंड द अदर इज होमोजाइगस रेसेसिव.
ठीक है। तो एक प्लांट हेट्रोजाइगस था और दूसरा होमोजाइगस रेसेसिव था, तो ये सही है। तो दिस इज बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसको हम लोग इस यहाँ से समझेंगे। देखो इन्होंने कहा है क्या कि पहला जो है ना वो हेट्रोजाइगस रेड है। हेट्रोजाइगस रेड मतलब कैपिटल W स्मॉल w, और दूसरा जो है ना वो होमोजाइगस वाइट है, तो स्मॉल w। जब आप इसको क्रॉस कराओगे ना तो देखो कैपिटल W स्मॉल w ये हमारा क्या था, हेट्रोजाइगस रेड, और स्मॉल w हमारा क्या था, होमोजाइगस वाइट। आप इसको एक बार क्रॉस करा के देखो, कैपिटल W स्मॉल w दैट इज वाइट, अगेन कैपिटल W स्मॉल w दैट इज वाइट, अगेन स्मॉल w दैट इज रेड, स्मॉल w दैट इज रेड। तो आपको यहाँ 50-50% दिख रहा होगा। दो जो है ना दो वाइट है और दो रेड है, दैट इज 50% है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 19 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। द ड्रूपिंग ऑफ लीव्स इन टच मी नॉट प्लांट अकर ड्यू टू स्मेलिंग। ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। आप स्मेल कर दोगे टच मी नॉट प्लांट को तो वो अपने लीव्स को ऐसे फोल्ड नहीं कर सकता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ टचिंग नॉट स्मेलिंग। ऑप्शन ए करेक्ट इनकरेक्ट है। ऑप्शन एजर्शन हमारा रॉन्ग है। रीज़न देखेंगे। बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर टर्गर चेंजेज इन द लीव्स द प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप। यस, क्या होता है ना कि जो टच मी नॉट प्लांट है ना उसके लीफ में ऐसे यहाँ पर सपोज यहाँ पे टच मी नॉट प्लांट है तो इसके जो लीव्स है ना यहाँ पे होता है पल्विनस, यहाँ पे पानी वाटर भरा होता है, और जब आप टच मी नॉट प्लांट को टच करते हो ना तो ये पल्विनस को आप टच करते हो और यहाँ से वाटर पूरे लीफ में स्प्रेड हो जाता है, जिसके कारण टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा और लीफ थोड़ा हैवी हो जाएगा और सारे लीव्स ऐसे फोल्ड होने लगेंगे। ठीक है, सो ये रीजन इज बिल्कुल करेक्ट। बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर टर्गर चेंजेज इन द लीव्स द प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप। हाँ, प्लांट के सेल्स अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे पहले वाटर था, हैवी था तो लीफ खुला हुआ था, जैसे ही आप यहाँ पे टच करते हो ये वाटर पूरे सेल में पूरे लीफ में स्प्रेड हो जाएगा और लीफ अपने हैवी होने के कारण फोल्ड कर लेंगे लीफ को। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, दैट इज ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरह के MCQs लाती रहूँगी 10 क्वेश्चंस का। ठीक है, दिस ऑल MCQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस इसमें से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे सीरीज़ को कंटिन्यू देखते हो तो आपके 20 में से 18 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, सो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, चैनल को बनाने में वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।